हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। तो चलिए आज फिर आपके बीच वही शारदा क्लासेज वाला आपके बीच आपको क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर जो स्टार्ट किए थे उसका दूसरा लेक्चर आपको वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर लेके उपस्थित है। तो चलिए आज इस लेक्चर में हम लोग वाष्प दाब के विषय में पढ़ेंगे कि वेपर प्रेशर होता क्या है, वेपर प्रेशर का निर्माण कैसे होता है, वेपर प्रेशर का फॉर्मेशन कैसे होता है, वाष्प दाब का निर्माण कैसे होगा, वाष्प दाब क्या होगा, वो बनेंगे कैसे, वाष्प दाब को कौन कौन कारक प्रभावित करता है। ये सारे और छोटे छोटे आपको थियोरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस जो आपके थ्योरी में पूछे जाते हैं वैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो आज का ये लेक्चर आपका स्टार्ट किया जा रहा है। तो फटाफट देखिएगा क्या लिखा गया है। तो लिखा गया है क्लास 12। क्लास 12 आपको स्टेट बोर्ड के लिए आपको हिंदी माध्यम में दिया जा रहा है। तो अभी जो लेक्चर हम आपके बीच परोसने जा रहे हैं या देने जा रहे हैं वो आपका स्टेट बोर्ड के बच्चे के लिए हैं। स्टेट बोर्ड के बच्चे में आपका जो आपके जितने भी स्टेट बोर्ड हमारे देश में जो राज्य स्तरीय बोर्ड है लगभग उनका थोड़ा बहुत सिलेबस का डिफरेंसेज होता है। तो सारे स्टेट बोर्ड के बच्चे के लिए आपको हिंदी माध्यम में जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं मैंने आपको रेफ़र किया है। बहुत सारे बच्चे का कमेंट था कि सर हिंदी इंग्लिश कंबाइंड प्रॉब्लम्स है। तो मैंने क्या किया, सीबीएसई बोर्ड का अलग कर दिया, आईसीएसई बोर्ड का अलग कर दिया, क्योंकि उनका सिलेबस भी बहुत सारे डिफर हैं। तो उसके लिए वो बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट शारदा केमिस्ट्री के चैनल पे चले जाएंगे और वहाँ पर उनको सॉल्यूशन पढ़ाया जा रहा है अंग्रेजी में, और बिल्कुल उन्हीं के सिलेबस से उन्हीं की भाषा में उनको वहाँ समझाया जा रहा है। तो वो वहाँ जाके ज्वाइन करेंगे और हमारे जितने भी स्टेट लेवल के हमारे प्यारे बच्चे हैं वो सारे बच्चे हमारे कहाँ आएंगे, सॉल्यूशन जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले बेटा अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब्सक्राइब कीजिए। कर लिए, मैं बार बार कहता हूँ अंटिल लास्ट कर देंगे। आप उम्मीद नहीं किए होंगे, उससे पहले आपको टोटल का टोटल सिलेबस आपके इन हैंड हम कर देंगे। ये मेरा कमिटमेंट रहा, लेकिन ये तब होगा जब आप हमें कोऑपरेट करेंगे। इसके एवज में मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। आप कंटेंट को देखिए, समझिए, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, खराब लगता है, ना समझ में आता है, आप कमेंट करके हमको बताइए। आप जैसा कुछ डिमांड करेंगे, मैंने पहले भी कमिटमेंट किया था कि ये आपका चैनल है, ये मेरा चैनल नहीं है, ये आपका चैनल है। आप जैसे चाहेंगे आपके हिसाब से इसको टॉलरेट किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए कि सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना भूलना नहीं है। इतना काम तो आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। और आज पढ़ना जो टॉपिक है वो आपके सामने लिखा गया है बेटा, वेपर प्रेशर हम लोग पढ़ेंगे, वाष्प दाब के विषय में जानेंगे। ये वाष्प दाब होता क्या सब है उसकी कहानी हम जानेंगे। लेकिन ये वेपर प्रेशर को समझने से पहले हमको क्या करना होगा, वाष्प दाब समझने से पहले आपको कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जिसको समझना होगा। वो क्या सब समझना होगा, 5, 7, 8 पॉइंट आपको जानना होगा जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। आप जानते भी होंगे। पहला चीज आपको जानना होगा बेटा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है वो आप जानिए। वाष्पीकरण क्या होता है, तो एक ऐसा विधि होता है जिसमें जल आपका किस में बदल जाता है, तो जल आपका सीधा, जल को जैसे ही हम उष्मा देते हैं, गर्म करते हैं, तो वो परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है ये आप जानते होंगे। जल आपको सीधा परिवर्तित हो जाता है वाष्प में। इसी विधि को क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण कहा जाता है। वाष्पीकरण एक ऐसा विधि होता है जिसमें जल आपका सीधा किस में परिवर्तित हो जाता है, गर्म करने पर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा आपको जो पढ़ना है वो कौन सा विधि है उसको जरा जान लेते हैं। तो दूसरा विधि हमारे पास आता है संघनन विधि। कौन सा विधि, तो संघनन विधि होता है। इसमें क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है कि जो हमारा वाष्प होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, और ठंडा करने के बाद वो सीधा परिवर्तित हो जाता है किस में, तो वो आपका वाष्प
सीधा परिवर्तित हो जाएगा जल में। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? तो संघनन विधि बोलते हैं। कौन सा विधि कहा जाता है? संघनन विधि कहा जाता है। यह आपको ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा। तो आपको अगर कहीं लिया गया है, आप अगर जल को लेते हैं तो जल से वाष्प बनाना है, तो आपको कौन सा प्रोसेस अपनाना होगा? तो वाष्पीकरण जैसे ही करवा दीजिएगा तो जल आपका किस में बदल जाएगा? वाष्प में बदल जाएगा। और ये वाष्पीकरण को जैसे ही आप क्या करवाएंगे? संघनन विधि से गुजारेंगे तो वैसे ही आपका किस में बदल जाएगा? तो आपका वाष्प आपका जल में बदल जाएगा। ये आपको दिमाग में रहना चाहिए, इतना कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। ये आपको दूसरा पॉइंट था। और तीसरा पॉइंट जो हमको इसमें आवश्यकता होता है, वो आवश्यकता होता है इक्विलिब्रियम का बेटा, जिसको साम्य अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साम्य अवस्था जो होता है वो क्या होता है, मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जरा ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। कोई अभिकारक ए है और दूसरा अभिकारक बी है, आपस में केमिकली रिएक्ट करवाते हैं, उसको रासायनिक रूप से अभिक्रिया करके V1 की गति से यानी V1 की वेग से वो AB बना लेता है, ठीक है। और AB क्या करता है कि V2 के वेग से परिवर्तित हो जाता है फिर से A और B में। तो साम्य अवस्था कब होगा? जब आपका V1 जो होगा वो आपको V2 के बराबर हो जाएगा। यानी आपका इधर से जो AB आपस में AB अभिकारक जिस गति से संयोजित होकर AB का निर्माण कर रहा है, उसी गति से AB आपका टूटकर A और B में बदल रहा है। तो यही अवस्था हमारा क्या कहलाता है? साम्य अवस्था कहलाता है। इज इट क्लियर? यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ऑब्वियसली बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे देखा जाए। चलिए आगे हमारा अगला पॉइंट क्या होगा? तीसरा पॉइंट मैंने आपको समझाया, चौथा पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपको पढ़ना है तंत्र के विषय में। तंत्र क्या होता है? वो तंत्र नहीं जो बुद्धि लगा के और जादू मंत्र टोना किया जाता है, वो तंत्र नहीं। यहाँ पर सिस्टम के विषय में जानेंगे कि सिस्टम क्या होता है, तंत्र क्या होता है। तो बेटा वातावरण का वैसा जगह जिसको प्रायोगिक परीक्षण के लिए रखा जाता है, यानी वैसे स्थान, आप डेफिनेशन लिख सकते हैं इसका, वैसे स्थान जो प्रायोगिक परीक्षण के लिए, जो प्रायोगिक परीक्षण के लिए, प्रायोगिक परीक्षण के लिए हो, उसे क्या कहा जाता है? यानी वैसा स्थान या वैसा जगह जहां पर कोई एक्सपेरिमेंट को करवाया जाता है, किसी प्रयोग को करवाया। जैसे हमारा ये क्लासरूम है जहां आप पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन भी क्लास चलता है, ऑनलाइन भी चलता है। अभी तो हम स्टूडियो से आपको क्लास दे रहे हैं, तो ऑफलाइन भी हमारे ऐसे ही क्लास है, प्रोजेक्टर सारा चीज़ लगे हुए हैं। तो वो क्लास का हमारा एक सिस्टम होता है। आप स्कूल में जाते हैं, वो आपका एक सिस्टम होता है, विदाउट टाई बेल्ट ये सब इधर उधर लेके आपको जाना होगा। तो आप कहीं जाते हैं तो उस सिस्टम को फॉलो करते हैं। मैं जब यहाँ आता हूँ आपके बीच, तो मेरा काम क्या होता है? पढ़ाना। मैं मोबाइल लेके आके बात करना नहीं शुरू कर देता हूँ, मैं आके आपको डांस करके नहीं दिखाता हूँ, मैं आपको गाना गा के नहीं दिखाता हूँ, ये मेरा काम नहीं। सिस्टम हमारा क्या कहता है? सिस्टम कहता है कि हम यहाँ पढ़ाने के लिए आए हैं, तो मेरा उद्देश्य और मेरा काम क्या है? आपको पढ़ाना। तो पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो जो सिस्टम हमारा होता है, प्रयोगशाला आपका हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे जगह हैं, वहाँ आप जाइएगा तो वो आपका क्लासरूम मेरा सिस्टम हो गया। और क्लासरूम के बाहर का जो भी क्षेत्र हो गया उसको हम लोग सराउंडिंग्स बोलते हैं। ये आपका सिस्टम हो गया। छठा नंबर पॉइंट आपका आएगा सराउंडिंग्स यानी वातावरण। सराउंडिंग्स यानी क्या? वातावरण। वातावरण किसको कहा जाता है? तो तंत्र को छोड़कर बचे सभी स्थान वातावरण कहलाते हैं। तंत्र को छोड़कर बचे सभी स्थानों को क्या कहा जाता है? बचे सभी स्थानों को वातावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वातावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वातावरण कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। सपोज कीजिए आपके सामने ये बोतल है या थर्मस फ्लास्क है, कुछ भी आपके सामने है। ये कंटेनर है, तो कंटेनर के अंदर कुछ भी रखा गया है। कंटेनर के अंदर जो कुछ भी रखा गया है आपको दिखाई दे रहा होगा।
तो ये अंदर का भाग बेटा क्या हो गया, तो सिस्टम हो गया। ये आपका क्या हो गया, सिस्टम हो गया, यानी ये आपके तंत्र हो गए। और ये बाहर का जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, जो मैं स्टार कलर से दिखा रहा हूँ, या बोर्ड का या जितना भी बाहर का जगह, यानी इस बोतल के बाहर, इस कंटेनर के बाहर जो भी स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, तो सराउंडिंग कहलाएंगे। या क्या कहलाएंगे, सराउंडिंग्स कहलाएंगे, यानी इसी को वातावरण कहा जाता है। ये सारे चीज़ की आवश्यकता हमें कहाँ होगी, तो ये सारे चीज़ की आवश्यकता हमें होगी कहाँ पर, तो इन सभी चीज़ों की आवश्यकता हमको होगा वाष्प दाब समझने में। तो मैंने आपको कितना, तो 5 पॉइंट आपको हम समझाने की कोशिश किए, ऑब्वियसली आपको समझ में आया होगा। कुछ और भी पॉइंट हम लोग को पढ़ना है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम वेपर प्रेशर स्टार्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 6 हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। पॉइंट नंबर 6 कहता है आपका खुला बर्तन, ओपन सिस्टम, यानी क्या, खुला बर्तन के विषय में हम लोग को पढ़ना है कि आपका खुला बर्तन क्या होता है। ठीक है, ओपन कंटेनर, खुला बर्तन किसको कहा जाएगा, तो खुला बर्तन बेटा क्या होगा, एक ऐसा बर्तन जिसमें पदार्थ की मात्रा या उष्मा या ऊर्जा, ठीक है, जिसमें पदार्थ की मात्रा लिख सकते हैं, जिसमें पदार्थ की मात्रा, ठीक है, पदार्थ की मात्रा उष्मा या ऊर्जा आसानी से स्थानांतरित हो सकता है, स्थानांतरित होता है, स्थानांतरित होता है, उसे क्या कहा जाता है, खुला बर्तन। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कप में चाय, क्या, कप में चाय, चाय जो आपका कप में रखा गया है, तो आपको पता होगा कि आपके सामने अगर एक कप चाय आता है, वो खुला रहता है, बंद नहीं रहेगा, तो कुछ समय के बाद चाय ठंडा भी हो जाता है और उसका अमाउंट भी कम हो जाता है, यानी हीट भी बाहर निकल जाता है, सराउंडिंग्स में चला जाता है, और आपको चाय का अमाउंट भी वाष्प के रूप में बहुत सारे उड़ जाते हैं, तो कम हो जाता है। जैसे मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूँ तो आपको ऐसे समझ में आ जाएगा, जैसे ये आपका तंत्र है, तो इस तंत्र में बाहर से आप क्या कर सकते हैं, ऊर्जा आसानी से अंदर आ सकता है, और पदार्थ की मात्रा भी आसानी से अंदर आ सकता है। पदार्थ की मात्रा जो होगा वो भी आपको आसानी से अंदर आ जाएगा, और ऊर्जा भी आसानी से अंदर चला जाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ से क्या हो सकता है, तो ऊर्जा आपको बाहर भी निकल जाएगा आसानी से, ठीक है, और पदार्थ की मात्रा भी आसानी से बाहर निकल जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा जो होगी वो भी आपको आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो इसी सिस्टम को ओपन सिस्टम कहा जाता है, ठीक है, जहां पर आसानी से ऊर्जा और पदार्थ की मात्रा, कंटेनर जो सिस्टम है तंत्र के अंदर से बाहर आ जाए और बाहर से अंदर आए। जैसे मान लो बरसात का मौसम है, या बाल्टी में आप पानी भर के बाहर में रख दीजिएगा, तो पानी इवापोरेट करके बाहर भी चला जाएगा, धूप का किरण भी अंदर जाएगा, और धोखा से अगर धूप निकला हुआ है और तुरंत अगर वर्षा होने लगा तो पानी में, कंटेनर में पानी भर भी जाएगा। तो ऐसा होता है, ये खुला बर्तन होता है। एक और हमको पढ़ना है, वो क्या है, तो बंद बर्तन। क्या होता है, बंद बर्तन। तो बंद बर्तन में क्या कहानी होगा, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। उसमें क्या होगा, न पदार्थ की मात्रा बाहर से अंदर जाएगा, और न ही आपको ऊर्जा या उष्मा अंदर से बाहर जाएंगे, यानी दोनों का स्थानांतरण क्या हो जाएगा, बिल्कुल रुक जाएगा। पदार्थ की मात्रा अंदर से बाहर नहीं आएगा, और उष्मा भी अंदर से बाहर आपको नहीं जाएगा, यानी आपको दोनों चीज़ नहीं होंगे। ये जो आपको ऊर्जा इससे जा रहा था अंदर सिस्टम में, ये आपको तंत्र दिया गया है, सिस्टम बाहर सराउंडिंग्स है, और ये जो पदार्थ था जो बाहर से आपको अंदर की ओर आ रहा था, और यहाँ जो ऊर्जा आपको अंदर से बाहर निकल रहा है, तीर का निशान दिखाई दे रहा होगा, ये जो पदार्थ आपके बाहर निकल रहे थे, ये भी आपका बाहर नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, यानी क्या, अंदर भी कुछ नहीं जाएगा और बाहर भी नहीं जाएगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ आइसोलेटेड सिस्टम का, जैसे थर्मस फ्लास्क होता है। क्या होता है, थर्मस फ्लास्क होता है, ठीक है, थर्मस फ्लास्क होता है। आप देखते होंगे ठंडा में हम थर्मस फ्लास्क मिल्टन का बोतल इस्तेमाल करते हैं, उसमें गर्म करके पानी या किसी चीज़ को डाल देते हैं, तो जैसे जिस अवस्था में डालते हैं उसी अवस्था में उसमें रहता है, न उसमें से पानी बाहर निकलता है, न उसका उष्मा कमने का नाम लेता है। तो ये आपके कुछ पॉइंट थे जिसको वाष्प दाब समझने के लिए बहुत ही जरूरी था। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पे वापस लौटते हैं
और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमको क्या पढ़ना है उस पर स्टार्ट करते हैं कहानी की वाष्प दाब क्या होता है। ठीक है, तो वाष्प दाब की ओर स्टार्ट किया जाए, अपने आप को अग्रसर किया जाए, वाष्प दाब स्टार्ट करते हैं। वाष्प दाब स्टार्ट करने से पहले बेटा ये जो कहानी हम वाष्प दाब का पढ़ा रहे हैं ये आपको खुला तंत्र का कहानी है। पहले खुला तंत्र का चर्चा कर लेते हैं या खुला बर्तन का चर्चा कर लेते हैं। वैसा बर्तन ओपन सिस्टम का चर्चा करेंगे या ओपन कंटेनर का चर्चा करेंगे। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ओपन में भी कहानी देखेंगे और आपको बंद में भी कहानी देखेंगे। तो आप खुला तंत्र का चर्चा कीजिए या खुला बर्तन में पहले क्या करेंगे वो ध्यान से देखिएगा। मैं आपको खुला बर्तन का चर्चा कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन हम आपके बीच परोस रहे हैं कि आपको क्या करना है कि किसी बर्तन में, किसी खुले बर्तन में आपको क्या करना है, कुछ पानी को ले लेना है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। किसी बर्तन में आप पानी को ले लीजिएगा, किसी खुले बर्तन में आप पानी को ले लीजिएगा तो कुछ समय के बाद पानी का भार कम जाएगा, पानी की मात्रा घट जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि खुले बर्तन में कुछ द्रव को ले लीजिए, कुछ द्रव को ले लीजिए तो आप पाएंगे कि कुछ समय के बाद पानी का भार घट जाएगा, पानी का भार घट जाएगा। पानी का भार क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? ठीक है, पानी का भार आपका घट जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है कि खुले बर्तन में जब कुछ द्रव ले लेते हैं, पानी ले लो या कोई भी चीज़ ले लो, तो कुछ समय बीतने के बाद आप देखेंगे कि उसमें से पानी का जो वेट होता है, जो उसका भार होता है वो आपका कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जरा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऑब्वियसली समझ में आएगा। इधर उधर नजर जाएगा तो बेटा समझ में नहीं आएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यह आपको बर्तन लिया गया है, इसमें हम क्या करते हैं कि जल को डाल देते हैं। किसको डाल देते हैं, वाटर को या किसी चीज़ को डाल दीजिए। ऐसे मैं आपको डाल रहा हूँ, ये आपके अणु है, जो द्रव इसमें डाला गया है उसका अणु है। तो ये पृष्ठीय अणु है, सरफेस मॉलिक्यूल से। यह क्या है, पृष्ठीय अणु है। ठीक है, सतहीय अणु आपको दिया गया है, ये आपके सरफेस मॉलिक्यूल्स है, सतहीय अणु है। ठीक है, और ये आपके क्या है तो हैवी मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, या बल्क मॉलिक्यूल्स है। ये क्या है, भारी अणु है। क्यों है वो मैं आपको समझाऊंगा अभी। इसमें होगा क्या, आप जरा ध्यान से देखेंगे, हमारी बातों को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या होगा। यहाँ पर जो अंदर में आपके अणु होंगे उसको सब तरफ से बल लगेगा। पानी वैसे चिपचिपा होता है सरफेस टेंशन के कारण, इसीलिए उसका जो आकृति होता है जल का, जल के बूंद का आकृति गोला क्यों होता है बेटा, तो पृष्ठ तनाव के कारण। जल में आपका पृष्ठ तनाव होता है, वही पृष्ठ तनाव के कारण जल का बूंद आपका क्या होता है, गोला होता है। लेकिन जब ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स में देखिएगा, जो ऊपर वाले अणु आपको दिखाएंगे सतह के अणु, उस पर क्या होगा तो आपको केवल नीचे से आपको आकर्षण बल लग रहा है। अंदर वाला जो होगा वो सब तरह से जकड़ा हुआ होगा चारों तरफ से। तो ये आपको डोलने के कगार पर नहीं होगा, बिल्कुल ये सब तरह से बंधा हुआ है। तो नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स आपको अंदर वाले दिखाई दे रहे हैं, जो आपको भारी अणु है, इस पर आकर्षण बल ज़्यादा होगा और इस पर आकर्षण बल कम लगेगा। तो आकर्षण बल ऊपर वाले पर कम लगेगा, इसका मतलब क्या होगा कि जो गतिज ऊर्जा होगा, काइनेटिक एनर्जी जो होगा आपके किसके, तो सरफेस मॉलिक्यूल्स के। यानी इसको मान लेते हैं सरफेस मॉलिक्यूल, सतहीय अणु, और इसको मान लेते हैं हैवी मॉलिक्यूल्स मान लेते हैं, जिसको यहाँ पर दिखाए हैं भारी अणु। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो आपका होगा सतहीय मॉलिक्यूल्स का जो होगा वो आपको ज़्यादा हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी जो आपका होगा गतिज ऊर्जा वो किसका, तो आपको भारी अणु का जो होगा वो आपको कम हो जाएगा। ठीक है,
ये आपको तेजी से उछले कूदेगा, क्योंकि ऊपर से खाली रहेगा, नीचे से धक्का आएगा तो सीधे चला जाएगा। लाइन में आदमी खड़ा है, अगर पीछे से कोई धक्का मारेगा तो सबसे ज्यादा कौन प्रभावित तो आगे वाला फेंका जाएगा, आगे जगह खाली रहेगा, एक बार उड़ जाएगा गेंद की तरफ। तो ये बेचारा क्या करेगा, सीधा यहाँ से उड़ना शुरू कर देगा। तो ऐसी जो स्थिति आएगी तो आपको काइनेटिक एनर्जी इसका ज्यादा हो जाएगा। दूसरा चीज देखिएगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल होगा, FOA यानी आकर्षण बल जो होगा किसका, तो नीचे वाला का जो आपको भारी मॉलिक्यूल्स है, हैवी अणु है, उसका आकर्षण बल ज़्यादा होगा। और आकर्षण बल आपको किस में कम होंगे, तो जो सतह के अणु है उसका आकर्षण बल कम होगा। इसका आकर्षण बल नीचे वाला का, इसका आकर्षण बल ज़्यादा होगा, इस पर आकर्षण बल कम लगेगा, क्योंकि ये टाइटली बॉन्डेड है तो उस पर आपको कम कम लगेगा। इससे क्या होगा कि पॉइंट नंबर ये और पॉइंट नंबर ये हमको ये सूचित कर रहा है कि ऊपर वाला पार्टिकल्स जो होगा जिसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, तो इससे सतहीय अणु जो होंगे, सतहीय अणु जो होगा वो वहाँ से भागना शुरू कर देगा। अणु क्या होगा, अणु भागना शुरू कर देगा। क्या कर देगा, भागना शुरू कर देगा। भागना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। ठीक है, किसके कारण, तो भागना शुरू कर देगा वाष्पीकरण के कारण। किसके कारण, वाष्पीकरण के कारण वहाँ से क्या हो जाएगा, ये भागना, वाष्पीकरण के कारण वो यहाँ से भागना शुरू कर देगा। और सतह के अणु क्या करेंगे, यहाँ से ये वेपर बन के वाष्प के फॉर्म में, किस फॉर्म में, वाष्प के फॉर्म में ये यहाँ से बाहर निकलेगा। यहाँ से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, वाष्पीकृत होगा, बाहर निकलेगा बाय द प्रोसेस ऑफ कौन सा, तो वाष्पीकरण प्रोसेस के द्वारा, वाष्पीकरण विधि के द्वारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकलने लगेगा। तो जितना वाष्पीकरण विधि होगा तो उतने जल के अणु यहाँ से क्या होंगे, जो वाटर या जो द्रव हम लिए हैं वो उतना यहाँ से उड़ जाएगा, तो बाहर निकलेगा, तो उसका वेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ तक ऑब्वियसली उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक समझ में आया, समझ में आ गया। ये आपका गतिज ऊर्जा है किसका, सरफेस मॉलिक्यूल्स का। यहाँ हम लिख दिए हैं, सब चीज़ यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं और बंद बर्तन का कहानी देखते हैं। किसका कहानी देखते हैं, कि जब बर्तन आपका बंद बर्तन होगा, ठीक है, तब क्या कहानी होगा, उसका कहानी देखते हैं कि बंद बर्तन में क्या कहानी देखने को मिलता है। तो आपको बंद बर्तन के लिए भी आपको हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्या क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या क्वेश्चन आपके पास है कि यदि हम लोग बंद बर्तन में कुछ द्रव्य को लेते हैं, तो कुछ समय पश्चात यानी कुछ समय के बाद, कुछ समय पश्चात आप पाएंगे कि द्रव की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों होगा ऐसा, वही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों होगा। ठीक है, तो पिछले बार जब हम खुले बर्तन में लिए थे तो पानी का भार घट गया था, और यहाँ पर क्या होगा कि द्रव की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जितना आप लिए थे उतना ही रह जाएगा। तो क्या घटना घटेगा वही जानने की कोशिश कर रहे हैं, और आप भी हमारे साथ जानने की कोशिश कीजिए तो आपको समझ में आएगा। मैंने क्या किया, बंद बर्तन ले लिया, क्या किया, क्लोज कर दिया। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। इसमें हम वही कहानी ले रहे हैं कि सरफेस मॉलिक्यूल्स जो था वो आपके सतहीय अणु को ले लिए, और जो हैवी मॉलिक्यूल्स होगा, भारी मॉलिक्यूल्स है, वो अंदर में लिए। तो नीचे वाला में क्या होगा बेटा, नीचे वाला में मैंने आपको बताया है कि क्या होगा, वो समझाने की आवश्यकता नहीं। इसमें सब तरफ से बल लगेगा। ठीक है, ये आपको सब तरफ से बल लगेगा, सब एक दूसरे पर लगाएगा, तो ये आपको अंदर में दबा हुआ रहेगा। ठीक है, ये आपको अंदर में दबा हुआ रहेगा। लेकिन जो ऊपर वाला आपको दिखाई दे रहा है, इसमें केवल नीचे से और साइड से, ये इस पर लगाएगा, 3 तरफ से लगेगा। ऊपर से आपको कुछ भी लगने वाला नहीं है। ऊपर से आपको क्या होगा, कुछ भी नहीं लगेगा। जब आपको ऊपर से कुछ नहीं लगेंगे
तो क्या कहानी होगा वही मैं बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा, ऑब्वियसली समझ में आएगा। तो इसका काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगा तो नीचे से ऊपर की ओर आपका वाष्पीकरण का क्रिया होगा। क्या क्रिया होगा? वाष्पीकरण का क्रिया होगा, और ये वाष्प नीचे से ऊपर की ओर ऐसे जाएगा, ठीक है, लेकिन जाने के बाद बाहर तो नहीं निकल सकता है, तो ऊपर जाएगा और बर्तन का जो ऊपर का ढक्कन होगा उससे वो टकरा के फिर कहाँ आएगा? नीचे आएगा। उससे जो टकराएगा और फिर पीछे आपका किसकी क्रिया होगी? तो संघनन की क्रिया होगी, और संघनित होके संघनन की क्रिया होगी, और संघनित होके फिर आपको नीचे आएगा, और नीचे आने के बाद फिर किससे टकराएगा? जो सतह पर अणु है उसी सतह के अणु से टकराएगा। और जैसे ही सतह, चूंकि ये है क्या? वाष्प, तो वाष्प के पास ऊर्जा होता है, तो वो ऊर्जावान चीज आके सतह यानी जल या द्रव जो होगा उसके सतह से टकराएगा। तो टकराएगा तो उस पर क्या लगाएगा? दाब लगाएगा। कौन लगा रहा है? वाष्प लगा रहा है। क्या लगा रहा है? दाब लगा रहा है। किस पर लगा रहा है? तो जो आपके द्रव लिए गए हैं बंद बर्तन में उसके सतह के अणु के ऊपर लगा रहा है। तो यही द्रव को क्या कहा जाता है? वाष्प द्रव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाष्प द्रव कहा जाता है। तो इसका परिभाषा हम यहां से लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं कि वाष्प के द्वारा, किसका? वाष्प के द्वारा, यहां से आसानी से लिख सकते हैं हम लोग क्या? वाष्प के द्वारा, वाष्प के द्वारा द्रव के सतहीय अणु पर, वाष्प के द्वारा द्रव के सतहीय अणु पर लगा दाब ही क्या कहलाता है? ही वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, तो यही आपके क्या हो गया? तो वेपर प्रेशर हो गया। यही आपका क्या हो गया? वेपर प्रेशर हो गया। अब ये हुआ कैसे और क्या क्या इसमें हुआ? तो इसमें बेटा हुआ क्या, आप देखिएगा। वाष्पीकरण का क्रिया हुआ, इसमें वाष्पीकरण हुआ तो ये वाष्प बन के ऊपर की ओर गया। तो वाष्पीकरण की क्रिया हुई, तो वाष्पीकरण का क्रिया हुआ। तो वाष्पीकरण का क्रिया कैसे हुआ वो आपको मैं समझा देता हूँ। वाष्पीकरण का क्रिया जो हुआ वो आपको जल किस में बदल गया? वाष्प में बदल गया। वाष्पीकरण की क्रिया से जल आपको वाष्प में बदल गया, और ये फिर से क्या हो गया? संघनन की क्रियाएं हो गई, और संघनित होकर किस में बदल गया? जल में बदल गया। तो जब जिस गति से वाष्पीकरण हो रहा है उसी गति से आपको संघनन की क्रिया हो गई। इसका मतलब ये जो अवस्था आपको दिखाई दे रहा है ये किस अवस्था में है? तो भौतिक साम्य अवस्था में आ गया। किस में आ गया? भौतिक साम्य अवस्था में आ गया। साम्य अवस्था में आ गया, यानी आपको यहाँ पर फिजिकल इक्विलिब्रियम की क्रिया हो गई। क्या हो गई? फिजिकल इक्विलिब्रियम की क्रिया हो गई। जिस गति से जल आपको वाष्प में बदल रहा था, वाष्प भी उसी गति से संघनित होकर किस में बदल रहा है? जल में बदल रहा है। तो बंद बर्तन में ये पूरा का पूरा आपका एक सिस्टम है। बाहर का भाग ये, अंदर का भाग आपका तंत्र है, बाहर का भाग आपका क्या है? तो वातावरण है। ये बंद बर्तन है, और यहाँ पर वाष्पीकरण और संघनन दोनों की क्रियाएं हो रही है। तो ये आपको एक दो पॉइंट और यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है कि वाष्प दाब हमेशा बंद बर्तन में देखने को मिलता है। यह वाष्प दाब का निर्माण लिख सकते हैं। वाष्प दाब का निर्माण, वाष्प दाब का निर्माण बंद बर्तन में होता है। कहाँ होता है? तो बंद बर्तन में होता है। कहाँ होता है? तो बंद बर्तन में होता है। वाष्प दाब का निर्माण कहाँ होता है? तो बंद बर्तन में होता है। नंबर 1 पॉइंट। उसके बाद अगला पॉइंट क्या कहता है कि साम्य अवस्था भी हमेशा बंद बर्तन में देखने को मिलेगा। किस में देखने को मिलेगा? बंद बर्तन में। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम जो होगा, साम्य अवस्था हमेशा बंद बर्तन में होता है। कहाँ होता है? तो बंद बर्तन में होता है। साम्य अवस्था कहाँ होता है? तो हमेशा बंद बर्तन में होता है। साम्य अवस्था की क्रियाएं कहाँ होती है? तो बंद बर्तन में होता है। तो ऐसे आपको निर्माण होता है किसका? वाष्प दाब का। वाष्प दाब क्या होता है, कैसे बनता है, किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो आपको ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक क्या सब होते हैं, उसका कहानी पढ़ते हैं। वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर को प्रभावित करने वाले कारक, को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले
कारक, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन सब हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1, वाष्प दाब जो होता है वो आपको बर्तन के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं पहला पॉइंट, VP यानी वाष्प दाब बर्तन के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है, आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है, आकृति पर निर्भर नहीं करता है। किस आकार का है किस आकृति का है उससे कोई मतलब नहीं, निर्भर नहीं करता है। वाष्प दाब जो होता है बर्तन के आकार और आकृति पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता है। ये आपको पॉइंट हो गया, नोटेड पॉइंट हो गया। अब प्रभावित कौन करेगा, तो नेचर ऑफ लिक्विड यानी क्या, द्रव के प्रकृति जो होंगे या द्रव का जो प्रवृत्ति होगा वो आपको प्रभावित करेगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हम डालते हैं द्रव की प्रवृत्ति, द्रव की प्रवृत्ति जो होगा वो आपको प्रभावित करेगा या द्रव की प्रकृति जो होगा वो आपको प्रभावित करेगा। कैसे कैसे करेगा उसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूँ, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक उदाहरण हम लेते हैं CCl4 का, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और दूसरा एग्जाम्पल आपको जल है, ठीक है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के बीच में जो अंतर आणविक बल होता है वो अंतर आणविक बल आपका कमजोर होता है, अंतर आणविक आकर्षण बल, अंतर आणविक आकर्षण बल जो होगा, आकर्षण बल आपका कमजोर होगा, आकर्षण बल कमजोर होगा, ठीक है। तो कमजोर जब होगा तो ये आसानी से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जो कमजोर बल होगा उसको तोड़ना क्या होगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। और जो H2O है ये बेटा हाइड्रोजन बंधन बनाता है। कौन सा बंधन बनाता है, तो ये हाइड्रोजन बंधन बनाता है। और मैंने आपको बताया है कि हाइड्रोजन बंधन बहुत ही मजबूत बंधन होता है, बहुत ही मजबूत बंधन होता है। एक जल का अणु चार हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करता है। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूं, ध्यान से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपका ऑक्सीजन है, इधर आपका H2O हाइड्रोजन है और इधर भी आपका हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इसके बीच हम चार हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये आपका हाइड्रोजन है और ये आपका ऑक्सीजन है और ये आपके हाइड्रोजन है, ठीक है। तो जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है वो आपको कौन सा बॉन्ड है, तो वही आपका जो बॉन्ड आपको दिखाया गया है ये आपको हाइड्रोजन है और इधर ये आपको क्या है, हाइड्रोजन है, ये भी आपको क्या है, हाइड्रोजन है। और यहाँ से जब आप देखिएगा तो यहाँ ऑक्सीजन है, ये आपको इधर आपको हाइड्रोजन है और इधर भी आपको क्या है, हाइड्रोजन है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इधर आपको हाइड्रोजन है और इधर आपको क्या है, हाइड्रोजन है और इधर जो बॉन्ड बन रहा है। तो चार बॉन्ड जो आपको दिखाई दे रहा होगा, तो एक वाटर मॉलिक्यूल्स चार हाइड्रोजन बॉन्ड यानी 4 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का चार हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है। तो ये सिंगल वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, ये सिंगल वाटर के जल के एक अणु चार हाइड्रोजन बंधन बना रहे हैं। तो एक हाइड्रोजन बंधन तो बहुत मजबूत होता है। इससे ये पता चल रहा है कि जो वाष्प दाब होगा किसका, वाष्प दाब होगा किसका, तो जो जल का वाष्प दाब होगा, इससे ये पता चलेगा कि CCl4 का वाष्प दाब, ठीक है, CCl4 का वाष्प दाब आपका अधिक होगा। किससे, तो H2O के वाष्प दाब से, नहीं H2O के वाष्प दाब से, यानी H2O के वेपर प्रेशर से CCl4 का ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ये आपको, तो यहाँ पर नोट का एक पॉइंट हम आपको बता सकते हैं कि जल का वाष्पीकरण कठिन होता है, ठीक है, जल का वाष्पीकरण कठिन होगा, ठीक है, वाष्पीकरण कठिन होगा, जल का वाष्पीकरण क्या हो जाएगा, तो कठिन हो जाएगा, ठीक है, यानी वो आसानी से वाष्पीकृत नहीं होगा। इससे ये पता चला कि जो आपका वेपर प्रेशर यानी प्योर यानी शुद्ध CCl कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो वेपर प्रेशर होगा वो आपको शुद्ध जल के वेपर प्रेशर से क्या होगा, प्योर जल का जो वेपर प्रेशर होगा उससे ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स, इसके अणु आपस में मजबूत बंधन से जुड़े हुए हैं। तो मजबूत बंधन से जुड़े हुए तो वो आसानी से टूटेगा नहीं ना। आज जब तक जल का अणु टूटेगा नहीं तब तक वो वाष्प में बदलेगा कैसे, वहाँ से उड़ेगा कैसे। जब वाष्प ही नहीं बनेगा तो वाष्प दाब कहाँ से आएगा, वाष्प दाब आएगा,
बिल्कुल नहीं संभव है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड ये आसानी से टूट जाते हैं क्योंकि इसका आणविक आकर्षण बल क्या होता है, कमजोर होता है, इसका अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है। तो पहला कहानी तो आपको दिखाई दिया कि इसका नेचर क्या था बंधन का और इसका नेचर क्या था, इससे मैंने आपको समझा दिया। ये आपको ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा, नो डाउट कि आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अगला पॉइंट हम देखते हैं कि अगला कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपको एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले रहा हूं, दूसरा नंबर उदाहरण आपको लेते हैं। जैसे हमने ले लिया H2O को ले लिया और दूसरा आपका C2H5OH को ले लिया। इसमें भी बेटा हाइड्रोजन बंधन का निर्माण होगा। ठीक है, इसमें क्या होंगे तो हाइड्रोजन बंधन इसमें बनेंगे, नो डाउट कि नहीं बनेगा। इसमें आपका हाइड्रोजन बंधन बनता है। ठीक है, और इसमें भी हाइड्रोजन बंधन बनता है, दोनों में हाइड्रोजन बंधन बनते हैं, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन बंधन जो आपका बनेगा वो किसमें ज़्यादा बनेगा और किसमें कम बनेगा वो आपको जानना जरूरी है। तो इसमें जो हाइड्रोजन बंधन वाटर में बनता है वो अभी हम बताएं कि एक जल का अणु 4 हाइड्रोजन बंधन बनाता है। इट मीन्स क्या, इसमें आपको अधिक संख्या में हाइड्रोजन बंधन बनेगा और इसमें आपको कम संख्या में बनेगा। तो जिसमें अधिक संख्या में हाइड्रोजन बंधन बनेंगे तो वो ज़्यादा मजबूत बंधन से एक दूसरे से जकड़े हुए रहेगा और ये कम से। तो इससे क्या हो गया कि आपको C2H5OH का जो वाष्प दाब होगा, इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो आपको ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ये आसानी से वाष्पीकृत होगा, ये नहीं हो पाएगा। तो H2O के वाष्प दाब से क्या हो जाएगा, इससे आपको अधिक हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि P0 यानी प्योर C2H5 यानी शुद्ध आपको C2H5 का जो वाष्प दाब होगा वो आपको P0 H2O से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यानी आपको आसानी से वाष्पीकृत कौन होगा तो आपको इथाइल अल्कोहल होगा और कम वाष्पीकृत कौन होगा तो आपको पानी होगा। कम वाष्पीकृत कौन होगा तो आपको पानी होगा। ये आपको ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं एक और एग्जाम्पल आपको लेता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं कि जो भी बचा खुचा होगा वो सारे के सारे कंटेंट को हम इसमें खत्म कर लेंगे। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं तो वो आपको एक ही टाइप के कुछ कंपाउंड लेते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक कंपाउंड लेता हूं, जैसे आपका C2H5OH या CH3OH ले लो। क्या ले लो, C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल ले लेते हैं पहला नंबर। ठीक है, या ए इसको मान लो। और बी हम एक और कंपाउंड लेते हैं CH2OH ले लेते हैं और यहाँ से क्या करते हैं कि CH2OH यहाँ से CHOH को ले लेते हैं और यहाँ से आपको फिर CH2OH को ले लेते हैं। और सी नंबर हम क्या करते हैं, ऐसे ही आपको CH2OH ले लेते हैं, फिर आपको CHOH हो गया और फिर आपको CHOH हो गया और फिर आपको क्या CHOH हो गया। और ऐसे सो मेनी आपको बढ़ते रहेंगे, ऐसे आपको सो मेनी क्या होंगे, बढ़ते रहेंगे जैसा कि आपको दिखाया गया। अब आपको क्या करना होगा तो आपको इन तीनों में विजुलाइज करके देखना होगा कि भाई किसमें क्या हो रहा है। तो इसमें हाइड्रोजन बंधन बनेगा, इसमें भी हाइड्रोजन बंधन क्या होगा, बनेगा, नो डाउट कि नहीं बनेगा। इसमें भी आपको क्या होंगे तो हाइड्रोजन बंधन इसमें भी बनेंगे, इसमें भी हाइड्रोजन बंधन आपका बनेगा ही बनेगा और इसमें भी आपका हाइड्रोजन बंधन बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि तीनों के तीनों में आप देख रहे होंगे तो OH तीनों में उपस्थित है। लेकिन हाइड्रोजन बंधन यहाँ जो बनेगा तो यहाँ आपका 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, 1 2 और तीसरा बहुत हो सकता है तो इस हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन मिलेगा तब। तो इसमें 3 होगा तो इसमें हाइड्रोजन बंधन का संख्या क्या होगा तो न्यूनतम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, बहुत कम हो जाएगा। इसमें जब देखिएगा तो हाइड्रोजन बंधन कहाँ तो ऐसे 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 3 और ऐसे 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 6, ऐसे 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 9। तो इसमें क्या होगा कि इसके कंपेरिजन में अधिक हो जाएगा। यहाँ क्या 3 बन रहा था, यहाँ 9 बन रहा। और यहाँ जब देखिएगा तो यहाँ पर आपको बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। यहाँ पर क्या होंगे, बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड आपको बनेंगे। O के साथ जोड़ दीजिए, H के साथ जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर आपको बहुत सारा यानी अत्यधिक हाइड्रोजन बंधन होगा। तो जिसमें बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बंधन होगा इट मीन्स क्या, उसका वेपर प्रेशर बहुत कम होगा। ज़्यादा हाइड्रोजन बंधन है यानी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जकड़ के पकड़े हुए। तो जकड़ के पकड़ लेगा, जब जकड़ के पकड़ लेगा तो छोड़ेगा नहीं ना, और नहीं छोड़ेगा तो कितनों एनर्जी देगा तो मर जाएगा, छोड़ने वाला है नहीं ना छोड़ेगा। तो
तो इसका जब ये छोड़वे नहीं करेगा तो वाष्प में बदलेगा कैसे, और जब वाष्प में नहीं बदलेगा तो वाष्प दाब आएगा, बिल्कुल नहीं आ सकता है। तो इन तीनों में जो वेपर प्रेशर होगा, यानी ए का जो वीपी होगा वो आपको ज़्यादा होगा किसके वीपी से, बी के वीपी से आपको ज़्यादा होगा, और बी का जो वीपी होगा वो सी के वीपी से क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। इट मीन्स क्या, जो वेपर प्रेशर आपका ए का होगा वो ज़्यादा होगा प्योर वेपर प्रेशर बी से, और प्योर वेपर प्रेशर सी का क्या होगा, बहुत कम होगा। क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा मजबूत बंधन था। तो ऊपर वाले जो एग्जाम्पल है आपको दिया गया, ये तीनों उदाहरण से ये क्लियर होता है, ये तीनों उदाहरण से ये क्लियर होता है कि जो आपका वेपर प्रेशर होता है वो आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, तो अणुओं के आकर्षण बल के, अणुओं के आकर्षण बल के। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो अणु का आकर्षण बल जितना ज़्यादा होगा वाष्प दाब उतना कम होगा। ठीक है, अणुओं के आकर्षण बल क्षमता के, आकर्षण बल क्षमता, तो अणुओं का आकर्षण बल क्षमता जितना ज़्यादा होगा, अणु आपके अणुओं के बीच यानी जो मॉलिक्यूल्स है अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है वो जितना ज़्यादा मजबूत होगा उसका वाष्प दाब उतना कम होगा। ये एग्जाम्पल आपको बताने का काम करता है। तो ये आपका दूसरा नंबर पॉइंट था। अब हम तीसरे नंबर पॉइंट की ओर मूव करते हैं और आप लोग देखेंगे कि तीसरा नंबर पॉइंट क्या होगा। फटाफट तीसरा नंबर पॉइंट को देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीपी के आधार पर पदार्थों को बांट देते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो वाष्प दाब के आधार पर वीपी यानी वीपी के आधार पर वाष्प दाब का वर्गीकरण, वाष्प दाब कहते हैं पदार्थों का वर्गीकरण, वीपी के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, वीपी के आधार पर क्या कर रहे हैं, पदार्थ को वर्गीकृत कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी सब्सटेंस होते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं, मैटर्स होता है, उसको वीपी के आधार पर जब बांटिएगा तो पदार्थ आपके दो तरह के हो जाएंगे। पदार्थ कितने तरह के हो जाएंगे, दो तरह के। एक आपका क्या हो जाएगा, तो उड़नशील हो जाएगा। एक आपका क्या हो जाएगा, तो उड़नशील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उड़नशील पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, जो आसानी से उड़ता हो। हाँ, एक आपका क्या हो जाएगा, तो नन उड़नशील पदार्थ होगा। क्या होगा, नन उड़नशील पदार्थ। दूसरा आपका क्या होंगे, नन उड़नशील पदार्थ। तो उड़नशील पदार्थ वो पदार्थ होगा जिसके वाष्प दाब का मान कुछ न कुछ होगा, यानी वेपर प्रेशर उसका जीरो नहीं हो सकता है। उड़नशील पदार्थ का वेपर प्रेशर जीरो होगा, कभी जीरो नहीं होगा। जो आपका नन उड़नशील पदार्थ होगा उसका वेपर प्रेशर जीरो होगा कि उड़नशील पदार्थ का प्योर वेपर प्रेशर जीरो होगा। उड़नशील पदार्थ का वेपर प्रेशर कभी जीरो नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ तो मान होगा ना भाई। उड़नशील पदार्थ है, उड़ेगा, वाष्प में चेंज करेगा तो कहीं ना कहीं दाब लगाएगा, और जब वो दाब लगाएगा तो कुछ ना कुछ उसका वाष्प दाब का मान होगा, ऑब्वियसली होगा, होना ही होना है। इट मीन्स क्या, यह आपको जीरो नहीं होगा। नन उड़नशील पदार्थ के वाष्प दाब क्या होंगे, ये उड़ेगा ही नहीं, वाष्प में बदलेगा नहीं, तो वाष्प दाब आएगा कहाँ से। वाष्प दाब नहीं है इसका मतलब सुनना, तुम्हारे पास रुपया नहीं है, इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं है तो जीरो, कुछ नहीं है तो जीरो। तो ये इसका पी नॉट का मान आपको जीरो के बराबर होगा, इसका जीरो के बराबर नहीं होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं आपको वाटर ले लूँ, ये आपको उड़नशील पदार्थ है। मैं आपको CH3OH मीथेनॉल को ले लूँ, ये उड़नशील पदार्थ है। आपको इथेनॉल ले लीजिए, आपको उड़नशील पदार्थ है। बेंजीन ले लीजिए, ये आपको उड़नशील पदार्थ है। टॉलिन ले लीजिए, आपको ये क्या है, उड़नशील पदार्थ है। तो ये सारे के सारे पदार्थ जो आपको दिखाई दे रहा है ये टोटल का टोटल उड़नशील पदार्थ है। इसमें क्या होता है, तो मुख्य रूप से ठोस पदार्थ होगा। ठोस पदार्थ जो होता है जनरली बेंच, डेस्क, टेबल, कुर्सी, ये सब आसानी से उड़ता नहीं है। ठोस पदार्थ आपको जो होंगे वो, और इसमें क्षमता होती है कि वो आपको क्या कर सकता है, नो टेंडेंसी टू वेपराइज, यानी क्या, वाष्पीकृत होने की क्षमता इसमें नहीं पाई जाती है। वाष्पीकृत होने की क्षमता नहीं पाई जाती है, होने की क्षमता नहीं पाई जाती है, क्षमता नहीं पाई जाती है। ठीक है, नहीं पाई जाती है, इसको वाष्पीकृत होने की क्षमता इसमें नहीं पाई जाती है। ठीक है, और इसके भी कुछ एग्जाम्पल ले ले। जैसे आपको मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं जिसका पूरे चैप्टर में बहुत ज़्यादा उपयोग होगा। ठीक है, जैसे आपका यूरिया हो गया, जैसे आपका क्या हो गया, यूरिया हो गया। यूरिया आप जानते होंगे खाद के रूप में हमारे यूरिन में ये केमिकल्स पाए जाते हैं। यूरिया आपका, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो NH2
CONH2 होता है। और इसका जो भार आप लिखिएगा तो ये आपको कितना हो जाता है, तो 60 ग्राम होता है। मैं इसका उपयोग आगे बहुत करूँगा, इसीलिए आपको यहाँ पर बता दिए हैं। यूरिया ये हो गया। वैसे ही आपका हम ले लेते हैं तो ग्लूकोज होता है। क्या होता है, तो ग्लूकोज होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या होगा, तो ग्लूकोज आपका फॉर्मूला लिख दीजिए C6H12O6 आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला है। इसका भी भार आप देखिएगा तो 180 ग्राम होगा। ठीक है, वैसे ही आपका सुक्रोज है। क्या है आपका, सुक्रोज है। तो सुक्रोज आप देखिएगा तो सुक्रोज का फॉर्मूला भी लिख देते हैं C12H22O11 होता है। और इसका भी भार आप याद रखिएगा 342 ग्राम होता है। ठीक है, ये आपके होते हैं। तो ये दो कैटेगरी में क्या किए, वेपर प्रेशर के आधार पर पदार्थ को क्या किए, दो कैटेगरी में हमने बांट दिया, आपको दिखाई दिया। ठीक है, तीसरा नंबर पॉइंट जो हमारे पास आता है कि इसको जो डिवाइड किया गया है वो किस में, तो टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर भी बेटा प्रभावित करता है। टेम्परेचर जो होता है वो भी आपको क्या करता है, प्रभावित करता है। तापमान जो होते हैं यानी तापमान भी आपको प्रभावित करता है। किसको, तो वेपर प्रेशर को, वाष्प दाब को तापमान प्रभावित करता है। तो जब आप तापमान को बढ़ाइएगा तो काइनेटिक एनर्जी जो गतिज ऊर्जा हो जाएगा वो आपका बढ़ जाएगा। और जब आपका गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा इट मीन्स क्या, वेपर प्रेशर भी, वाष्प दाब भी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इससे ये क्लियर हुआ कि आप वेपर प्रेशर को क्या कीजिए, वाष्प दाब को एक तरफ ले लीजिए, टेम्परेचर को एक तरफ ले लीजिए। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ेगा और वाष्प दाब भी हमारा बढ़ने का काम करेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वाष्प दाब भी बढ़ता है। तो ये आपका वेपर प्रेशर, जो बेसिक्स वेपर प्रेशर थे वो सारे आपको समाप्त हो गए। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगला क्लास जो आपका नेक्स्ट लेक्चर दिया जाएगा वो नेक्स्ट लेक्चर आपको किस पर होगा, अगला क्लास जो हम लेंगे वो आपको रॉल्स के नियम पर होगा। किसके नियम पर होगा, रॉल्स नियम पर होंगे। और रॉल्स नियम के साथ साथ इसमें हेनरी का भी नियम होगा। रॉल्स नियम और हेनरी का नियम पढ़ेंगे तो अब बेटा अब यहाँ पर क्या होगा, आपको फार्मूला का डेरिवेशन होगा। बहुत सारे सूत्र जो होंगे उसको प्रमाणित करेंगे, वहाँ पर उसको प्रूव करेंगे। और प्रूव करने के बाद जब हमारे पास सूत्र आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा, तो वहाँ से बहुत तरह के अच्छे अच्छे सुनहरे सुनहरे एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हुआ इसी शारदा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर अगले लेक्चर में नजर आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग को क्या करना है, इसको थोड़ा पढ़ना है, रिवाइज करना है, देखना है। कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो आप दिमाग में रखें, कमेंट करके बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेटा मैं फिर से कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमको बताइए कि आपको कहीं प्रॉब्लम भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब आप लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से हंसते खेलते मुस्कुराते खाते पीते पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।